इसमें कहते हैं कैलकुलेट डेफर्ड टैक्स बैलेंस एज 31 दिसंबर 2018 यूजिंग दी बैलेंस शीट अप्रोच। कैलकुलेट द करंट टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2018। प्रिपेयर ए नोट ऑफ टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2018। प्रिपेयर ए रिकंसिलिएशन फॉर काउंटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2018। ये चार काम करने थे। कौन कौन से काम किए आपने? हाँ, कितने साल बाद आई हो? अच्छा, किसके? तो इतने साल लग गए हैं? नोटिफिकेशन तो कब का आया हुआ है? अच्छा जी। Available operates in the food industry. It commenced operation on 1 जनवरी 2016. The following information is available for its year end 31 दिसंबर 2018। अच्छा, अगर यकम जनवरी 16 को बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो यकम जनवरी 16 वाले दिन ब्रॉडर बैलेंस हर चीज का क्या होगा? जीरो होगा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2018 इज 650,000। दिस इज अराइव्ड एट आफ्टर करेक्टली टेकिंग इनटू अकाउंट ऑल द इन्फॉर्मेशन बिलो। मतलब वो कहता है सब कुछ हमने ठीक करके प्रॉफिट निकाला हुआ। यहाँ तक की बात सुन लगी? सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या है जी? कैलकुलेट द डेफर्ड टैक्स बैलेंस एट 31 दिसंबर 2018 यूजिंग दी बैलेंस शीट अप्रोच। तो जो रिक्वायरमेंट सबसे पहले वो सबसे पहले लिखेंगे। कैलकुलेशन ऑफ डेफर्ड टैक्स एज एट 31 दिसंबर 2018। ठीक हो गई? अच्छा, प्रॉफिट है जी 6.5 लाख। दिस इज अराइव्ड एट आफ्टर करेक्टली टेकिंग अकाउंट the tax assessment for 2017 arrived during 2018 and indicated taxable profit of 650,000. Current normal tax of 195 was processed in 2017। ठीक है जी। वो करंट टैक्स कहता है जी 1,95,000 लगा है, लेकिन किस साल का लगा है? ठीक है जी। अच्छा, बरं बिल्डिंग वॉज सोल्ड फॉर 1 लाख रुपया। इट वॉज परचेज फॉर 2,20,000 रुपया on the date of sale 1 January 2018। The building had a carrying amount of 1,20,000 and a tax base of 1,30,000। तो इस पे वो निकल आएगा टैक्स का गेन और अकाउंटिंग का गेन। अकाउंटिंग का गेन हम कर देंगे माइनस और टैक्स का गेन हम कर देंगे ऐड। ऐसी है? क्या बच्चों टैक्स का गेन और अकाउंटिंग गेन निकाल सकते हैं? निकाले जरा। लॉस आ रहा है, लॉस निकालना। टैक्स का लॉस कितना आ रहा है? 20,000। और अकाउंटिंग का लॉस कितना आ रहा है? ठीक हो गया। Plant was revalued to a fair value of 60,000 on 1 January 2018। This is the first revaluation of any item of property plant equipment to date। 60,000 की फेयर वैल्यू दी। द प्लांट ओरिजिनली कॉस्ट 1 लाख रुपया एंड हैड ए कैरिंग अमाउंट ऑन 1 जनवरी 2018 फॉर 50,000 रुपया। है जी, कितना सरप्लस आया बताया जरा? 10 का। हमने एंट्री का पास की होगी, प्लांट डेबिट, रीवैल्यू सरप्लस क्रेडिट। ठीक है। अब जितना सरप्लस क्रेडिट हुआ है उतनी वैल्यू के साथ रेट मल्टीप्लाई करेंगे। रेट किधर है? 30%। यहाँ पे रेट भी चेंज हो रहा है, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। ठीक हो जी। तो करंट नॉर्मल टैक्स रेट इज 30%। 2017 में 29% था। तो रीवैल्यू सरप्लस का क्या हमने करना भला? ओसीए डेबिट होगा, डेबिट टैक्स एसेट या लाइबिलिटी क्रेडिट होगी। किस अमाउंट से? 3,000 से।
चेक कर। नो ट्रांसफर ऑफ रियलाइज पोर्शन ऑफ रियल सरप्लस टू रिटेन अर्निंग आर मेड। कोई ट्रांसफर नहीं हुआ। नो अदर आइटम्स ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आवर रीवैल्यूड। ठीक है जी, और कुछ रीवैल्यू भी नहीं हुआ। Depreciation is provided on the revalued property plant equipment. It had a remaining useful life of 5 years on 1 January 2018, consistent with the previous estimate of useful life. The tax authorities allow a tax depreciation on the item of plant revalued above at 25% per annum on cost, but the item of plant already had a tax base of 0 on 1 January 2018. ये किस प्लांट की बात हो रही है? ठीक है जी, जिस पर रिवैल्यूएशन हुई है उसकी टैक्स बेस 0 है, इसका मतलब है टैक्स वाले सारे डेप्रिशिएट कर चुके हैं ऑलरेडी। हमारे नजदीक अभी भी वो 50,000 का पड़ा हुआ है, ऐसी है। लेकिन टैक्स वाले क्या कहते हैं कि उसकी टैक्स बेस क्या है? 0 है। अच्छा, हमारे नजदीक तो वो प्लाट जो है फिर वो 60,000 का हो गया ना? बोलो तो सही। लेकिन वो 60,000 का तो हुआ था 1 जनवरी को। हम खड़े 31 दिसंबर में। तो 31 दिसंबर में प्लाट कितने का बचा हुआ? इस 60,000 को किस पे डिवाइड करना है? पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, शाबाश। 5 पे डिवाइड करना है, आंसर क्या रहेगा? 12,000। कैरिंग वैल्यू क्या रहेगी? कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस, डिफरेंस, लास्ट। कैरिंग अमाउंट कितनी आ रहेगी जी इसकी? 60 में से 12 माइनस कर दो, 48,000। ठीक हो गया। टैक्स बेस 0, डिफरेंस कितना आ जाएगा? 48,000 का। ठीक हो गया। चेक करो जरा, शाबाश। Accounting depreciation and tax depreciation on all item of property plant equipment other than the revalued plant were 50,000 and 35,000 respectively. अच्छा, इसका मतलब है इस प्लांट के अलावा भी बाकी प्लांट होंगे, उसकी वैल्यू उसने बताई है ऊपर कहीं पे? चलो देखते हैं बाद में। Dividend income of 20,000 was earned in the current year. Okay. The following items appeared in the draft 31 दिसंबर 2018 statement of financial position. बैलेंस शीट आ गई थी। Accrued income 10,000। Accrued income कितनी है जी? 10,000। टैक्स वाले इसको मानते होंगे? कैसे पता लगा? तो मानते हैं कि नहीं मानते? मानते हैं तो टैक्स बेस क्या होगा? 10,000 होगा। पढ़ लो ध्यान से। डिफरेंस 0। हमने 10,000 की क्या एंट्री पास की होगी? टैक्स वालों ने 10,000 की क्या एंट्री पास की होगी? सोचो जरा। एंट्री सोचोगे बात समझ आ जाएगी।
हाँ जी बताएं भाई। और हमने क्या एंट्री पास की होगी इस 10,000 की? कैश डेबिट। पढ़ो 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 पढ़ो। अकाउंटिंग में कैश आया था? खोते कैश कितों आया फिर? क्या एंट्री पास की होगी हमने? रिसीवेबल डेबिट और इनकम क्रेडिट। क्या हमने इनकम अर्न कर ली है कि नहीं कर ली? टैक्स वाले की एंट्री पास कर रहे हैं। टैक्स वाले की एंट्री पास कर रहे हैं। बोलो बोलो। टैक्स वाले कैश डेबिट कर रहे हैं। टैक्स वाले की एंट्री कर रहे हैं। वो भी रिसीवेबल मान रहे हैं, कैसे पता लगा? हमने इसको इनकम माना है, टैक्स वाले भी इनकम मान रहे हैं, कैसे पता लगा? टैक्स वैन अर्न। कब टैक्स वाले ना मानते? कब टैक्स वाले ना मानते? नहीं। यहाँ पे क्या लिखा होता तो पता चल जाता हमें कि टैक्स वाले नहीं मान रहे। अनएर्न तो नहीं लिखा होगा। हाँ। जब वो लिखेगा ना टैक्सेबल व्हेन रिसीव्ड, इसका मतलब है टैक्स वाली एंट्री नहीं पास कर रहे। वो कहते भाईजान पैसे मिले ही नहीं, जो मिलेंगे तो देखेंगे। ठीक हो गया। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अर्नड। इसका मतलब है हम भी अक्रूवल को फॉलो कर रहे हैं और वो भी अक्रूवल को फॉलो कर रहे हैं, तो हमारा उनका कोई फटा नहीं है। अक्रूड इनकम ये हमारा एसेट है। ये हमारा क्या है? ये एसेट है। एक्सपेंस प्री पेड डिडक्टेबल व्हेन पेड 30,000। हाँ जी। अब यहाँ पे बताएं जी। प्री पेड एक्सपेंसेस। अकाउंटिंग वाले इसको बैलेंस शीट में लेके गए हैं कि नहीं लेके गए? टैक्स वाले क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं, जब पेमेंट होगी तो प्रॉफिट लॉस में, तो क्या पेमेंट वाकई हो गई है? अब सोचो हमने क्या एंट्री पास की होगी? प्री पेड एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। टैक्स वालों ने क्या एंट्री पास की होगी? एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। वो कहते हैं जब पेमेंट कर दिए तो एक्सपेंस है, बात खत्म। इसका मतलब वो बैलेंस शीट में नहीं लेके गए होंगे, तो फटा पड़ जाएगा 30,000। ठीक हो गया। द फॉलोइंग आइटम्स अपीयर्ड ऑन द 31 दिसंबर 2017 स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अक्रूड इनकम टैक्स वेन अर्नड 20,000। अब ये 2017 की बैलेंस शीट की बात हो रही है। 2017 में आपकी बैलेंस शीट में अक्रूड इनकम पड़ी थी 20,000 की, और उस वक्त वो क्या कहते थे? तो इसका मतलब है इसके ऊपर कोई डिफरेंस नहीं आएगा। एक्सपेंसिस प्री पेड डिडक्टेबल व्हेन पेड 0। हमने हमारे नजदीक एक्सपेंसिव प्रीपेड है ही नहीं, तो वो भी नहीं मानते, बात खत्म। यहाँ पे भी 0 डेफर्ड टैक्स और यहाँ पे भी 0 डेफर्ड टैक्स। ठीक हो गया। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इंक्लूडिंग प्लांट एंड बिल्डिंग 7 लाख रुपए। ये बात बता रहा है 31 दिसंबर 2017 की। अब यहाँ पे हमें वर्किंग करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? वर्किंग। हमें अकाउंटिंग के हिसाब से भी वर्किंग करनी पड़ेगी और टैक्स के हिसाब से भी। अच्छा नहीं। पिछले साल के एंड पे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट था 7 लाख रुपए का। कितने का था? 7 लाख रुपए। ओके। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इंक्लूडिंग प्लांट एंड बिल्डिंग हैड ए टैक्स बेस ऑफ 6 लाख।
80,000। साल कौन सा? कितने लिखा है? पर ये भी तो लिखा है। और ये क्या लिखा है? 18 का। 18 में कम से कम 4 साल तो होंगे। हाँ तो फिर। अच्छा जी, ये वैल्यूज आ गई बच्चों। अब इसमें क्या क्या हुआ? वो कहता है इसमें बिल्डिंग भी शामिल है। और ऊपर उसने बात की थी बिल्डिंग सेल हो गई थी, याद करो। तो बिल्डिंग डिस्पोजल में जाएगी। 1 लाख रुपए की बेची थी, लेकिन उसकी कैरिंग अमाउंट कितनी थी? 1,20। तो यहाँ से डिस्पोजल में जाएगी बिल्डिंग 1,20,000। और टैक्स वालों की नजर में डिस्पोजल में जाएगी बिल्डिंग कितने पे? 1,30,000 पे। ठीक हो गया। फिर डेप्रिसिएशन आएगी, काउंटिंग की लदा और टैक्स की लदा। यहाँ पे आना है। काउंटिंग की डेप्रिसिएशन उसने बताई थी यहाँ पे। कितनी है? किधर लिखा है? तो इन्होंने कितनी चार्ज की थी? 50,000। इन्होंने कितनी चार्ज की? 35,000। अच्छा, इस 50 में 12,000 भी शामिल है जो हमने कैलकुलेट किया था। ये पढ़ लो जरा। ठीक है। इसका मतलब हमारे नजदीक 12,000 और आएगी। लेकिन उनके नजदीक कोई नहीं आएगी, क्यों बोला? वो एसेट वो ऑलरेडी खत्म कर चुके थे। हम्म। ठीक हो गया। अब रीवैल्यू सरप्लस भी आएगा यहाँ पे। कितना? 10। जो कि वो नहीं मानते। तो मैंने आगे बात की। क्या डाउन निकालने शाबाश। 5,28,000। तो यहाँ पे फिर हम वो वाली फिगर फाइनल लिखेंगे। 5,28,000। और यहाँ पे 5,28,000 और 5,15,000। ऑटोमेटिकली यहाँ पे बचो डिफरेंस आ जाएगा कितना? 13,000 का। फिर 13,000 का ये फर्क आ गया, 30,000 का ये फर्क आ गया और जीरो ये आ गया। ये तीन ही फड्डे थे और कोई फड्डा था ही नहीं यहाँ पे। टोटल डिफरेंस निकालें जरा। पहले ये सोच लें कि ऊपर वाला कौन सा नीचे वाला कौन सा।
दोनों लाइबिलिटीज है। तो टोटल कितना रहेगा? 43,000। कौन से निकाले वाला? 12,900 लाइबिलिटी, ठीक हो गया नहीं? लाइबिलिटी है, ये 12,900 आ जाएगा यहाँ। ठीक हो गया। ब्रॉड डाउन, उसमें ब्रॉड डाउन दिया मैं। तो ब्रॉड डाउन अगर हम निकालना चाहते तो निकाल सकते हैं, कैसे? साल के शुरू में हमारा और उनका फटा 20,000 का था। देखो जरा, साल के शुरू में हमारे एसेट की वैल्यू क्या थी? 7 लाख। टैक्स बेस क्या थी? 680। टोटल डिफरेंस कितना है? 20,000 का। और बाकी एक प्रीपेड एक्सपेंस और अक्रूड इनकम में तो फटा था ही नहीं हमारा। ठीक हो गया। तो साल के शुरू में हमारी डिफरेंस कितना आ गया? 20,000 का। कैलकुलेट करें जरा। रेट चेंज था 5,800। ये बात सुन रही? अच्छा। 5,800 ओपनिंग बैलेंस आ गया हमारे पास। ओके। लेकिन रेट चेंज होने की वजह से लाइबिलिटी में इजाफा हुआ होगा कि कमी हुई होगी? इजाफा हुआ होगा। तो इसका मतलब लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। अब 5,800 को किस पे डिवाइड करेंगे? मल्टीप्लाई किससे करेंगे? करें जरा। 200। अब ये आपका ओपनिंग बैलेंस था, ये आपका क्लोजिंग बैलेंस है। लेकिन इसमें वो सरप्लस वाली बात भी आनी है, याद करो। कितनी बोला? 3,000। वो सरप्लस वाली बात जो है वो कहाँ पे लिखनी है बोला? डेबिट साइड पे क्या क्रेडिट साइड पे? ओसीआई डेबिट होगा और लाइबिलिटी क्रेडिट होगा। कितने से? 3,000 से। हाँ जी। अब इसको कंपेयर करें और फॉर द ईयर एक्सपेंस निकालें। किस साइड पे? 3,000। अब वो जो 3,000 से ये वाली वैल्यू भी प्रॉफिट लॉस में जानी है, और रेट चेंज वाली वैल्यू भी प्रॉफिट लॉस में जानी है। इन दोनों को जमा करना है, का माइनस करना है? याद है कुछ कुछ? कि रेट और बाकी जो बैलेंस शीट फिगर निकालते हैं, इसको जमा करते हैं या माइनस करते हैं, ये देखते हैं कि किस साइड पे है। अगर दोनों एक साइड पे है तो जमा कर लेंगे, अगर अपोजिट साइड पे होते तो क्या करते हैं? माइनस कर रहे हो। हम्म। तो मेरा ये थर्ड वीक है, डेफिड टैक्स एक्सपेंस निकालना है। करंट टैक्स बेसिकली आपने निकालना है। करें जरा ट्राई।
हाँ जी। करंट टैक्स। रिक्वायरमेंट नंबर 2, बी पार्ट, कैलकुलेशन ऑफ करंट टैक्स। हाँ जी, अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना है? 6,50,000। अच्छा जी। इसमें अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऐड बैक नहीं? 62,000। ठीक है सर। ठीक है, ऐड कर दें। अब लेस क्या करना है? कितनी है? 30। अकाउंटिंग लॉस ऑन डिस्पोजल कितना जी? 20,000। टैक्स लॉस। पिज्जा। और डिविडेंड। कितनी थी? ठीक हो गया। और क्या था? कौन सा है? एक्सपेंसेस प्रीपेड हम नहीं मानते। ऐसी है? नहीं, हमने तो उसको एसिड बनाया था। हम एक्सपेंस नहीं मानते। वो मानते हैं, तो वो क्या करेंगे? कितने? और जी? निकालें प्रॉफिट। ये लाख। इसमें लगेगा 30%। क्या आंसर आएगा? 185,100। और इस पर डिविडेंड भी लगेगा। किस रेट पे लगेगा? 10%। क्या आएगा जी? करंट टैक्स कितना आ जाएगा? ये होगा करंट टैक्स। ठीक हो गया जी। पार्ट बी भी मारा हो गया। करंट टैक्स एक्सपेंस मार दिया 31 नंबर 218 पार्ट सी।
प्रिपेयर नोट ऑफ टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2018। पार्ट सी हमने निकालना थी। नोट ऑन टैक्सेशन। टैक्स में आएगा सबसे पहले क्या जी? करंट टैक्स। पार्ट बी 1,87,100। डेफर्ड टैक्स। पार्ट ए कितना पैसे? अब ये 200 और 3,900 दोनों को इकट्ठा करेंगे ऐसे ही। कितना आ जाएगा जी? टोटल टैक्स एक्सपेंस आ जाएगा। अच्छा जी। यहाँ पे कोई पहले पिछले साल का भी कोई फड्डा था 2017 का। देखो जरा। टैक्सेबल प्रॉफिट कितना था? 6,50,000। इसके ऊपर 2017 में रेट कितना लगा होगा? आंसर क्या आया होगा? 1,885,188,500 ऐसी है। मतलब सच्ची मुची जो टैक्स उन्होंने हमसे प्रॉफिट टैक्स लिया होगा वो 1,28,500 लिया होगा। हमने 2017 में क्या सोचा हुआ था? हमने ज्यादा सोचा हुआ। नहीं समझ आ रही बात? तो बोलो तो सही। करंट टैक्स प्रायर पीरियड कितना? हमने सोचा हुआ था 1,95,000। ऐसे ही है। टैक्स उन्होंने कितना ले लिया हमसे? 6,50,000 इंटू 29%। और हमने सोचा हुआ था 1,95,000। निकालो जरा आंसर क्या आता है? 6500 आता है। और ये माइनस में होगा। सादा अल्फाज में ये क्रेडिट है, ये डेबिट है और ये भी डेबिट है। तो यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है तो वहां पे क्या होगा? डेबिट होगा। हाँ जी। निकालो जरा। 1,847,000। ये हमारा टैक्स एक्सपेंसिव फॉर द ईयर। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे उसने चौथी बात क्या मांगी है? रिकन्सिलिएशन। रिकन्सिलिएशन में क्या करते होते हैं? सबसे ऊपर क्या लिखते होते हैं? हाँ जी। अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना है 2018 का? ये बता। मल्टीपल टैक्स रेट कितना है? 30%। क्या आंसर आ जाएगा? 1,95,000। ठीक हो गया। ये आपका एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड टैक्स इतना होना चाहिए। 1,95,000 ऐसे ही है।
अब इसमें से क्या करना बोला, परमानेंट डिफरेंस कौन कौन से है, डिविडेंड, लेस करेंगे कि ऐड करेंगे, डिविडेंड इनकम कितनी थी, 20,000। इसमें फड्डा कितने परसेंट हिट गया, हम 30% लगा के बैठे हुए हैं, वो 10% मानते हैं, ऐसे ही है? कितना डिफरेंस आ रहेगा, ऐड करेंगे कि माइनस करेंगे, माइनस क्यों करेंगे, सोचो। हम्म, ऊपर हमने उसके ऊपर कितना टैक्स लगा दिया, 30%, जबकि टैक्स वाले कम मानते हैं तो माइनस करेंगे, ठीक हो गया जी। और चेंज इन रेट यहाँ पे थोड़ी आना। हाँ भाई, और क्या आना है, सोचो सोचो। ये रिकंसिडरेशन में जो आंसर है वो किसके बराबर आना चाहिए बोला, इन दोनों के टोटल के बराबर आना चाहिए। ये तीसरे वाला फटा तो पिछले साल हो गया ना। अगर तो इसके बराबर लेके आना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, ये 6,500 एज इट इज आपको नीचे भी लिखना पड़ेगा। अगर आप नहीं लिखना चाहते तो फिर ऊपर वाली वैल्यूज को टोटल के बराबर आना चाहिए। इनको जरा जमा करो, क्या आंसर आता है, एक 19,191,200, ऐसे ही है? तो 191 तो आ रहा है, तो फटा 200 का रह गया। वो 200 क्या चीज़ है भला, वो रेट चेंज है, क्योंकि सिर्फ 4100 के अंदर रेट चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है। तो हमें रेट चेंज लेना पड़ेगा यहाँ पे। प्लस करना कि माइनस करना, हाँ जी, इम्पैक्ट निकालें, क्या आता है। ठीक हो गई, समझ आई बात है। अच्छा, रिकंसिलेशन बन गई, सारा कुछ बन गया। अब अगर मैं आपसे कहूं कि आप करें जी कैलकुलेशन ऑफ डेफर्ड टैक्स, इनकम स्टेटमेंट अप्रोच, वो आना चाहिए आंसर। क्या किया करते थे बड़ा, कितना था जी, 6 लाख। हाँ जी, इफेक्ट ऑफ परमानेंट डिफरेंस, कितनी डिविडेंड इनकम है, 20,000। कर देंगे इसको, आप रिवर्स प्लस करना माइनस करना है?
क्यों बोला? हमने एड बैक की हुई है। डिफरेंस कितना आ जाएगा? ठीक है जी, 6,30,000। ये आ गया जी अकाउंटिंग प्रॉफिट विदाउट परमानेंट डिफरेंस, ऐसी है। अब अगला पॉइंट है टैक्सेबल प्रॉफिट। कितना है जी? डिफरेंस कितना आ गया? टैक्स लगा दो। तो हमारा ये 3900 इस 3900 से मैच कर। सब लगी? यहाँ पे हम आराम से क्या था 39। अच्छा, वैसे हमने यहाँ पे 4100 लिखा है। यहाँ पे क्या लिखा है? 4100। लेकिन 4100 में 200 का 200 तो वजह बना है, किस वजह से आया 200? रेट चेंज की वजह से। तो यहाँ पे हम रेट चेंज की बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ वाली वैल्यू रेट चेंज के बगैर जो आपका एक्सपेंस निकला होगा उससे मैच करेगा। समझ रही कि नहीं? मतलब यहाँ पे तो हम अकाउंटिंग प्रॉफिट एक्चुअल प्रॉफिट का डिफरेंस लेके सीधा 30% मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इस कैलकुलेशन में हम ये नहीं ले रहे कि पिछले साल रेट क्या था, इस साल रेट क्या हुआ। तो वो अगर आप देखें रेट चेंज के बगैर आपका डेफिड एक्स का जो आंसर आएगा ना, ये उससे मैच कर जाएगा। यहाँ पे नोट में हमने 4100 लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि उसमें 200 रेट चेंज का इम्पैक्ट ले रहे थे। रेट चेंज यहाँ पे अकाउंटिंग उसमें इनकम स्टेटमेंट अप्रोच में रेट चेंज का इम्पैक्ट नहीं आ रहा, क्योंकि वहां पे हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग प्रॉफिट को टैक्सेबल प्रॉफिट से मैच करते हैं। अल्लाह कैसे? यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं ये वो डेफिड एक्सपेंस है विदाउट रेट चेंज। क्योंकि हम यहाँ पे रेट चेंज की बात ही नहीं कर रहे। देखो, हमने पिछले साल सोचा हुआ था कि इतना एक्सपेंस बनता हो, लेकिन टैक्स वाले कितना लेके गए? वो कम लेके गए। तो पिछले साल के प्रॉफिट लॉस में हमने ज्यादा एक्सपेंस रिकॉर्ड किए हैं। पिछले साल में हमने कितना एक्सपेंस डेबिट किया होगा बोला? 195। जबकि असल में कितना लेके गए? 188। तो पिछले साल की फाइनेंशियल को तो ठीक नहीं ना कर सकते। तो इस साल के एक्सपेंस को हम क्या कर देंगे? कम कर देंगे। यहां तक की बात सुन लगी? ए बी लिमिटेड सवाल समझ आया? उनतीस जून 2014 कंपनी हैड क्रेडिट बैलेंस ऑन इट्स डेफर्ड टैक्स अकाउंट एफ 1340600। ठीक है जी। ये बच्चों ओपनिंग बैलेंस लिख लेंगे यहाँ पे। ओके। In respect of difference between depreciation and capital loss means tax depreciation. During the year ended 30 June 2015, the following transaction took place. Rupees 45 million was charged against profit in respect of depreciation. The tax computation showed capital loss of 50 million. अच्छा, अगर करंट टैक्स की वर्किंग कर रहे होंगे तो उन्होंने कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज की थी? 50 मिलियन। हमने कितनी चार्ज की है?
45 million. Okay. Interest income of 50,000 was reflected in profit or loss for the period. However, only 45,000 of interest was actually received during the year. Interest is not taxed until it is received. अब यहाँ पे जरा और से देखो, हमारी बैलेंस शीट में कितना इंटरेस्ट पड़ा होगा, तो उसमें क्या जवाब देना। 5,000 अक्रूड या प्री पेमेंट। इंटरेस्ट रिसीवेबल पड़ा होगा, ठीक है जी। टैक्स वाले मानते हैं, नहीं मानते, 5,000 का डिफरेंस आ रहा है। ये क्या है, ये बाद में देखने की लायक। इंटरेस्ट रिसीवेबल समझ आ गया ना, हम 5,000 मानते हैं, वो नहीं मानते। ओके। Interest expense of 32,000 was treated as an expense for the period. However, only 28,000 of the interest was actually paid during the year. Interest is not as allowable expense for tax purpose until it is paid. हाँ जी, बैलेंस शीट में कितना इंटरेस्ट आ रहा होगा, एसेट की लायबिलिटी, लायबिलिटी, ठीक है जी। तो 4,000 की लायबिलिटी आ रही होगी, टैक्स वाले नहीं मानते, डिफरेंस आ गया 4,000, ठीक हो गया। पॉइंट नंबर 4, ड्यूरिंग द ईयर एफ इनकर्ड डेवलपमेंट कॉस्ट ऑफ 50,000, 5,06,000 which it has capitalized. Development costs are allowable expense for the tax purpose in the period in which they are incurred. हम इसको बैलेंस शीट में लेके होंगे एसेट के तौर पे 5,06,000, वो नहीं मानते, डिफरेंस आ गया। आगे चलते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग विद नेट बुक वैल्यू ऑफ दिस वर रीवैल्यूड टू 6 million। कितना सरप्लस रिकॉर्ड किया होगा हमने, 1099500, ये सरप्लस है। हम इसको मानते होंगे, टैक्स वाले इसको नहीं मानते होंगे, ठीक है जी। तो हमने उसको, उस वैल्यू को उठा के कहाँ पे ले गए, 49005500 को उठा के हम 6 मिलियन पे ले गए होंगे। टैक्स वाले कहते हैं भाईजान ये नहीं ऊपर जाएगा, तो डिफरेंस वही आ गया, सरप्लस वाला डिफरेंस इधर से यहाँ पे लिखना है। समझ आ गई। अब इन तमाम डिफरेंसेस को इकट्ठा कर लें, ये टैक्सेबल है, ये भी टैक्सेबल है, ये भी टैक्सेबल है, ये भी टैक्सेबल है, ये डिडक्टेबल है। तो 4 को जमा कर लें, 1 को माइनस कर लें। अच्छा, एक मिनट है, सबसे ऊपर वाला देखते हैं कैसे निकाला है। अच्छा, डब्ल्यू ने कितनी चार्ज की थी, 45 मिलियन, इन्होंने कितनी चार्ज की, 50 मिलियन। ओके, तो ब्रॉडन बैलेंस हमें नहीं पता, ब्रॉडन बैलेंस हमें नहीं पता, ये 100 मिलियन कहाँ से आया ये नहीं पता, ऐसे ही। हाँ सॉरी, ये ब्रॉडन अज्यूम किया हुआ हमने, रिवर्स वर्किंग किया, वो रिवर्स वर्किंग कैसे की है, सवाल में उसने कोई डिफरेंस दिया हमें पिछले साल का। हाँ, 1340600, वो कहता है सारे का सारा जो डिफरेंस है वो किस वजह से है, सिर्फ डेप्रिसिएशन की वजह से, और कोई डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब पिछले साल जितनी भी डेफर्ड टैक्स की वैल्यू आई है वो प्रॉपर्टी प्लांट के ऊपर की कैरिंग वैल्यू टैक्स बेस के दरमियान फटा है, ठीक हो गई। तो अगर डिफरेंस, अच्छा, और ये डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी निकाली उसने, ऐसी है, डेफर्ड टैक्स क्या है जी, लाइबिलिटी 1340600, ऐसी है। तो ये किसी बैलेंस का 30% लगा होगा, तो ये आंसर आया होगा। तो वो 30% फिर जब 100% बना होगा तो टोटल डिफरेंस फिर कितना होगा, 4468,667। फिर हम अज्यूम करेंगे कि अगर ये 100 है तो फिर ये 104,46 होगा। तो लगी बात, ये हमने अज्यूम किया। तो ये जो यहाँ पे डिफरेंस मिसिंग है, ये बेसिकली ब्रॉडन यहाँ पे कितना आना चाहिए, 100 मिलियन आना चाहिए, ये वाली वैल्यू यहाँ पे आनी है, ठीक हो गया। तो हमारी वैल्यू पिछले साल की ओपनिंग में कितनी होगी, 104,468,667। डेप्रिसिएशन उन्होंने इतनी चार्ज की, क्लोजिंग बैलेंस हमारा इतना आ रहा है, और उन्होंने डेप्रिसिएशन इतनी चार्ज की, तो क्लोजिंग, उनका क्लोजिंग कितना आ रहा होगा बोला, 100 मिलियन में से 50 मिलियन की डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, तो क्लोजिंग बैलेंस कितना आ गया, 50। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 59.4 मिलियन, और वो कितना लिख रहे होंगे, 50 मिलियन, डिफरेंस कितना आ गया, 9.468 मिलियन। अब समझ आ गई जी। तो बच्चों, क्लोजिंग बैलेंस निकाल के उसके ऊपर रेट लगा लें, डेफर्ड टैक्स आ जाएगा।
3320930 वो आपका क्लोजिंग बैलेंस है। ठीक हो गया। अच्छा, सरप्लस के ऊपर अलग से एंट्री होनी है। सरप्लस अगर क्रेडिट हो रहा है तो बच्चों इसका मतलब है ओसीआई डेफर्ड एक्स की वजह से डेबिट होगा, और डेफर्ड एक्स एसेट या लायबिलिटी क्रेडिट होगा। कितने से? ओपनिंग बैलेंस, रीवर्स सरप्लस वाला बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, सब कुछ बैलेंसिंग करेंगे तो डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस जो प्रॉफिट लॉस में जाना वही आ जाए। तो लगी। और दूसरा तरीका जो इनकम स्टेटमेंट अप्रोच है, ये वाला आंसर इनकम स्टेटमेंट अप्रोच से भी निकाला जा सकता है। वैसे टैक्सेबल प्रॉफिट और अकाउंटिंग प्रॉफिट में जो फर्क है वो लेना है आपने, ऐसे ही है। बोलो तो सही। लेकिन सवाल में उसने आपको अकाउंटिंग प्रॉफिट दिया? नहीं दिया। टैक्सेबल प्रॉफिट दिया? वो भी नहीं दिया। तो टैक्सेबल प्रॉफिट नहीं दिया, अकाउंटिंग प्रॉफिट भी नहीं दिया। तो अगर टैक्सेबल प्रॉफिट या अकाउंटिंग प्रॉफिट दिया भी होता तो हम उस पर रेट थोड़ी लगा रहे होते हैं, हम तो डिफरेंसेस पे रेट लगा रहे होते हैं। अकाउंटिंग प्रॉफिट या टैक्सेबल प्रॉफिट से नहीं दिया कोई मसला नहीं है। अगर दिया भी होता तो हम क्या करते, उन दोनों का डिफरेंस लेते, उस पर रेट लगाते तो डेफिनेट टैक्स आ जाता है। ऐसे ही है। डिफरेंसेस उसने आपको दिए हुए हैं, अगर आप गौर से देखें। हमें अकाउंटिंग प्रॉफिट कोई नहीं पता, लेकिन हमें इतना तो पता ना कि अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन कितनी है। हमें इतना तो पता ना कि टैक्स डेप्रिसिएशन कितनी है। हमें यह तो पता है ना कि इंटरेस्ट इनकम हम कितनी मानते हैं और वो कौन सी नहीं मानते जो वो ऐड कर रहे होंगे। हमें इतना तो पता है कि इंटरेस्ट रिसीव जो एक्चुअल में हुआ तो वो मानते हैं, हम नहीं मानते, हम तो इंटरेस्ट इनकम मानते हैं। फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस, फिर इंटरेस्ट पेड और डेवलपमेंट एक्सपेंस, यही फटे हैं हमारे। अकाउंटिंग प्रॉफिट उसने नहीं दिया, ठीक है ना दे। टैक्सेबल प्रॉफिट उसने नहीं दिया, ठीक है ना दे। हमने उनके दरमियान डिफरेंस ले रहे होते तो वो डिफरेंस हमारे पास मौजूद है ऑलरेडी। उन डिफरेंसेस को इकट्ठा करें और उस पर रेट लगा दे, डेफिनेट टैक्स आ गए। तो ये एक और तरीका है डेफिनेट टैक्स निकालना। तो रहेगी, ये एक और तरीका है डेफिनेट टैक्स निकालने का। क्या? कि जो आपने एडवैक्स और डिडक्शन अलाउ करनी है ना, उनको पकड़े, चाहे अकाउंटिंग प्रॉफिट क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, चाहे टैक्सेबल प्रॉफिट क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, उन तमाम डिफरेंसेस की वजह से डेफिनेट टैक्स ही आना है। उन डिफरेंस को इकट्ठा करें और उसके ऊपर रेट लगाएं, तो बच्चों आपके पास आंसर आ रहे हैं। समझ आ गई बात की? तो बच्चों आज हमारा डेफिनेट टैक्स खत्म हो गया। हमने मंडे को कंसोलिडेशन शुरू कर